नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एक जो भाग है हमने कंप्लीट कर लिया, और अब ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं चनूदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनूदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की। तो चनूदड़ो की खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार ने की। कब की? 1931 में। और इसका उत्खनन है वो 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया। तो चनूदड़ो के बारे में आप जो बात याद रखनी है कि इसकी खोज की थी 1931 में एन.जी. मजूमदार ने, और इसका उत्खनन करवाया था 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। एन.जी. मजूमदार, अर्नेस्ट मैके, चनूदड़ो से प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। तो चनूदड़ो से क्या है? प्राक हड़प्पा संस्कृति। प्राक हड़प्पा संस्कृति क्या है? जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति थी उसे कहते हैं प्राक हड़प्पा संस्कृति। तो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्या मिले हैं, जिसे झुक्कर झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यानी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? चनूदड़ो से। चनूदड़ो से मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। ये याद रखना कि मनके बनाने का प्रमुख केंद्र क्या था? चनूदड़ो। यहाँ के कारीगर सीप व मुद्रा भी बनाते थे। सीप भी बनाते थे और मुद्रा भी। यहाँ गुड़िया निर्माण का कारखाना भी मिला है। इंपॉर्टेंट है, गुड़िया निर्माण का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चनूदड़ो से मिला है। चनूदड़ो एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है? चनूदड़ो से मिली है। चनूदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यानी किसी भी दुर्ग का, जैसे हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सब जगह दुर्ग देखने को मिलता है। जो पश्चिमी साइड थी वहाँ दुर्ग टीला होता था, परंतु चनूदड़ो में किसी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है। चनूदड़ो से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख क्या है? अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। ये याद रखना, अलंकृत, ये हाथी के खिलौने कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा चनूदड़ो से क्या मिला है? सौंदर्य प्रसाधन यानी लिपस्टिक। उस समय भी लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। तो सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, स्याही की दवात और बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, ये सब कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो से मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक हो, स्याही की दवात हो, बैलगाड़ी हो या इक्का गाड़ी हो। इसके अलावा नोट अलग से है, ये अलीमुराद, यह सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल था अलीमुराद, और अलीमुराद में कुआं भी मिला है। ये अलग से याद रखना है, ग्रामीण स्थल था और यहाँ से कुआं भी मिला है। अब है लोथल, जो कि इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद, जो गुजरात में है, में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित लोथल की खोज 1957 में एस.आर. राव ने की। अहमदाबाद गुजरात में स्थित क्या है? लोथल, भोगवा नदी के तट पर है, खंबात की खाड़ी में, और इसकी खोज 1957 में एस.आर. राव ने की। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने। कब? 1957 में। है कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर, खंबात की खाड़ी में, लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात, भोगवा नदी, खंबात की खाड़ी, और एस.आर. राव ने इसकी खोज की। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। तो लोथल से क्या होता था? व्यापार। किससे? पश्चिमी एशिया से। ये एक प्रमुख क्या था? बंदरगाह था। लोथल में गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ये याद रखना कि सभी जगह जो गढ़ या किला था, नगर था, वो दोनों या तो एक गढ़ रक्षा प्राचीर से घिरा था, या फिर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से सब जगह घिरे हुए थे। परंतु लोथल में क्या है? गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये अलग से है। लोथल ऐसा स्थल है जहाँ गढ़ यानी किला और नगर जो नीचे का क्षेत्र है, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। याद रखना, अलग से याद रखना कि लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ दोनों
एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी यानी डॉकयार्ड मिली है। जहाज की गोदी यानी डॉकयार्ड मिली है। तो जहाज की गोदी कहाँ से मिली है? लोथल से। इसका आकार क्या था? 214 × 36 मीटर था। इसकी गहराई 3.30 मीटर थी। यह पक्की ईंटों का बना है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है, यानी हड़प्पा संरचना में सबसे विशाल है लोथल का गोदीवाड़ा, बहुत बड़ा है। इसे क्या कहते हैं? आजकल क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं गोदीवाड़ा। लोथल से मिली फार्स की मोहर पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने से यह पता लगता है कि लोथल पश्चिम एशिया से समुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल से क्या मिली है? फार्स की मोहर मिली है। और वो फार्स की मोहर हमें क्या बताती है? कि लोथल पश्चिम एशिया से समुद्रिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यानी फार्स ईरान, और वो कहाँ पड़ता है? पश्चिम एशिया में पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि फार्स की मोहर यहाँ आई तो कैसे आई होगी? व्यापार से आई होगी। तो पश्चिम एशिया का भारत के साथ उस समय व्यापारिक संबंध था। और ये बात कहाँ से पता चलता है? फार्स की मोहर से और लोथल से। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य भी मिला है। तो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। लोथल से मिली प्रमुख वस्तुएं, और क्या क्या वस्तुएं जो मिली है जो याद रखनी है? डॉकयार्ड जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं, धान चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, फार्स की मुहर मिली है, 3 युगल समाधियाँ मिली है, घोड़े की लघु मण मूर्ति मिली है, और मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी यानी शव। नाव के 5 मॉडल व 2 मोहरें मिली है। सभी इंपॉर्टेंट है। लोथल से क्या मिला? डॉकयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और ये भी याद रखना ये समुद्र के किनारे था तो गोदीवाड़ा मिलेगा यहाँ। धान या चावल के साक्ष्य है, बाजरे के साक्ष्य है, फार्स की मोहर मिली है जिससे पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध का पता चलता है, 3 युगल समाधियाँ मिली है, घोड़े की लघु मण मूर्ति मिली है, मिट्टी के मम्मी का मॉडल मिला है, और नाव के 5 मॉडल व 2 मोहरें भी मिली है। अब क्या है? लोथल में बाट व माप और पाषाण उपकरण भी मिले हैं। बाट भी मिला है और माप भी मिले हैं, और पाषाण यानी पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। लोथल में वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। तो चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले? लोथल से। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। तो लोथल की समुद्री देवी का नाम क्या था? सिकोत्री माता। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड हवन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते थे ना, अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल में कब्रों में कंकाल के सिर उत्तर में और पैर दक्षिण दिशा की ओर करके दफनाए हुए पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कंकालों को यानी जो शव होते थे उनको दफनाते थे कब्रों में, तो उनका सिर उत्तर में रखते थे और पैर दक्षिण में रखते थे। ये बात कहाँ से पता चलता है? लोथल की कब्रों से पता चलता है, सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में। लोथल से प्राप्त एक मर्द भांड पर एक कुआ और एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। लोथल से प्राप्त हुआ एक मर्द भांड, मिट्टी का भांड, और उस पे क्या है? एक कुआ और एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। जो पंचतंत्र है ना विष्णु शर्मा की, उससे इसका साम्य किया गया है कि इससे ये मिला जुला है। तो कुआ और लोमड़ी की जो कथा मिलती है वो कहाँ से मिलती? लोथल से। लोथल में मिले एक मकान में दरवाज़ा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अन्य मकानों में दरवाजे गली की तरफ नहीं खुलते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में लोग सीक्रेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। जो मुख्य सड़क होती थी उसमें किसी का भी घर का गेट नहीं होता था। तो मुख्य सड़क के अलावा एक और गली होती थी छोटी, उस गली में सभी के दरवाजे होते थे। परंतु लोथल में एक अपवाद मिला है। लोथल में अपवाद क्या मिला है? लोथल में मिले एक मकान में दरवाज़ा गली की तरफ न खुलकर,
जो मुख्य सड़क थी उस पर खुलता था। तो ये अपवाद कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। बाकी हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी मुख्य सड़क पर किसी का भी गेट नहीं था, मुख्य दरवाज़ा नहीं था, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की। तो इसकी खोज कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। चाहे कालीबंगा हो, पीलीबंगा हो, ये सब बंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। गंगानगर में मत कर देना, याद रखना। तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की खोज है वो किसने की? अमलानंद घोष ने 1953 में की। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। तो ये सांस्कृतिक 5 स्तर कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। याद रखना, 5 स्तर, हड़प्पा के 5 स्तर कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब जब हड़प्पा की शुरुआत थी, हड़प्पा विकसित हो रही थी, उसको हड़प्पा कहते हैं, शुरुआत की हड़प्पा को। और हड़प्पा जो अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई उसे हड़प्पा कहते हैं। और हड़प्पात्तर किसे कहते हैं? जो हड़प्पा के लास्ट का टाइम पीरियड है उसे। तो कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, यानी तीनों प्रकार के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा जब हड़प्पा का विकास हो रहा था तब भी कालीबंगा अस्तित्व में थी। हड़प्पा अपने पूर्ण रूप में विकसित हो चुकी थी तब भी कालीबंगा अस्तित्व में थी। और हड़प्पा जब लड़खड़ा रही थी, हड़प्पा का अंतिम दौर था जिसे हड़प्पोत्तर सभ्यता कहते हैं, उस समय भी कालीबंगा अस्तित्व में थी। तो कालीबंगा में तीनों स्तर मिले हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। 1961 में बी के थापर व बीबी लाल ने कालीबंगा का उत्खनन करवाया। तो कालीबंगा की खोज तो की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 में। और इसकी जो उत्खनन कराया वो करवाया था बी के थापर और बीबी लाल ने। कब? 1961 में। तो ये अलग से याद रखना, क्या खोज तो है अमलानंद घोष ने 1953 में की, और इसका उत्खनन करवाया था 1961 में। किसने? बी के थापर और बीबी लाल ने। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य यानी हल चले हुए जो निशान है ना, खेत के हल चले हुए जो खेत में हल चला हुआ है उसके निशान है, वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। न कि यहाँ पर हल किसी प्रकार का हल नहीं मिला, निशान मिले हैं। कालीबंगा से हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। हवन कुंड भी मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर भी मिली है जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। तो कालीबंगा से क्या मिली है? बेलनाकार मुहर, जो समकालीन यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया सभ्यता थी। वहाँ भी बेलनाकार मुहर है वो प्रचलित थी। यहाँ से एक युगल समाधि और प्रतीकात्मक समाधि भी मिली है। युगल यानी स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया। ये समाधि युगल समाधि और प्रतीकात्मक समाधि कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में एक जैसी नगर योजना थी। यानी नगर योजना हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा एक जैसी नगर योजना थी। परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हैं। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या थे? घर है वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के घर है वो कच्ची ईंटों के बने थे। अतः कालीबंगा दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है, यानी गरीब बस्ती प्रतीत होती है। कालीबंगा में पश्चिमी टिल्ले के 2 पृथक परंतु परस्पर संबंध खंड है। यानी पूरी हड़प्पा सभ्यता में क्या थे? एक पश्चिमी की तरफ जिसे दुर्ग टीला कहते थे, एक पूर्वी की तरफ जिसे नगर कहते थे, यानी वो नीचे स्थान होता था, एक ऊंचा स्थान होता था। यहाँ कालीबंगा में क्या है? जो पश्चिमी टिल्ला है ना, वो 2 पृथक परंतु परस्पर संबंध खंड है, यानी 2 अलग अलग है और दोनों आपस में एक है। एक टिल्ले में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग निवास करता था। जो 2 टिल्ले हैं ना, उनमें एक में तो जो पूरी जनसंख्या थी वो निवास करती थी और दूसरे
टिल्ले पर हवन कुंडों के अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं। यानी हवन कुंड मिले हैं, इसका मतलब है वहाँ कोई ब्राह्मण पंडित इस प्रकार के लोग रहते थे। इसके पश्चिम में कब्रिस्तान है। समझ गए, 2 टिले थे, एक में सामान्य जनता रहती थी और दूसरे में हवन कुंड के अस्तित्व मिले हैं। इसका मतलब है कोई पाठ पूजा करने वाले लोग वहाँ रहते थे। कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यानी दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ज़्यादातर में आपको क्या मिलता है कि जो दुर्ग टिला है वो ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, निचले जो आम जनता रहती थी वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं है। जबकि कालीबंगा में क्या है, चाहे दुर्ग टिला हो या नगर क्षेत्र हो, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। किसी अन्य हड़प्पा नगर में निचला नगर रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं मिलता। सिर्फ कालीबंगा है जिसमें निचला नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मिलता है। कालीबंगा में कोई स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं थी। जबकि सबसे बड़ी बात क्या है हड़प्पा सभ्यता की, कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत उन्नत अवस्था में थी। सब जगह जल निकास प्रणाली बहुत ही शानदार थी, जबकि कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में तीनों प्रकार की विधियां मिली है। किसकी? शवों की अंत्येष्टि की। यानी शव जो मृत होते हैं उनको क्या है, तीन विधियां मिली है। पूर्ण समाधिकरण, या तो पूर्ण रूप से शरीर का क्या कर दिया था, दाह संस्कार यानी जमीन में गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, पहले उसको थोड़ा जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे शव को, और बाद में जो बच जाता उसको क्या करते थे, मिट्टी में दबा देते थे। या फिर दाह संस्कार, पूर्ण रूप से उसका दाह संस्कार कर देते थे। कालीबंगा से मिली शैलखड़ी की मोहरों, मिट्टी की छोटे मोहरों से हड़प्पाकालीन लिपि के समान अक्षर मिले हैं। अलंकृत ईंट, पूरा हाथीदांत केवल कालीबंगा से मिला है। यानी पूरा हाथीदांत कहाँ से मिला है, केवल कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंट भी मिली है। कालीबंगा से मिले प्रमुख अवशेष, और क्या कालीबंगा से अवशेष मिले हैं, बेलनाकार मोहर, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। जबकि भवन है, मकान है, वो कच्ची ईंटों के बने हैं, परंतु फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। हल के निशान, जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। युगल व प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली है। खिलौना गाड़ी मिली है और पहिए मिले हैं। खिलौना गाड़ी और पहिए कहाँ से मिले, कालीबंगा से। तांबे की वर्षभ मूर्ति मिली है, यानी बेल की तांबे की मूर्ति मिली है। ऊंट की अस्थियां भी मिली है। हल के निशान मिले तो ऊंट की अस्थियां भी कालीबंगा से मिली है, याद रह जाएगी। कालीबंगा से क्या मिला, बेलनाकार मोहर, ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, हवन कुंड, हल के निशान, युगल व प्रतीकात्मक समाधियाँ, खिलौना गाड़ी व पहिए, तांबे की वर्षभ मूर्ति, ऊंट की अस्थियाँ। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, यानी प्रत्येक के अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, अतः इसका नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, ये याद रखना। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो 2 स्थल है, लोथल और कालीबंगा, जहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा यानी जो ऑपरेशन वाला मामला है वो भी उस समय प्रचलित था। ये बात बताता है कालीबंगा और लोथल की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई थी। यानी खोपड़ी का यानी मानव के मस्तिष्क का, मानव के सिर का क्या किया गया था, ऑपरेशन किया गया था। ये कहाँ से मिलता है, कालीबंगा और लोथल से। बनवाड़ी ये है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। तो बनवाड़ी की खोज किसने की, रविंदर सिंह बिष्ट ने 1973 में की। बनवाड़ी में भी कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति मिलती है। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों संस्कृति बनवाड़ी में मिलती है।
बनवाली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी का अभाव है। तो कालीबंगा की तरह बनवाली में भी जल निकास प्रणाली का अभाव है। इसका मतलब ये भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बनवाली से प्राप्त प्रमुख अवशेष क्या क्या है? बनवाली से क्या मिला? खिलौनों के रूप में हल आकृति मिली है। ये अलग से याद रखना कि हल की आकृति खिलौने के रूप में कहाँ से मिली? बनवाली से मिली। जबकि हल के जुते हुए निशान है वो कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। हल का जो खिलौना मिला ना, हल के रूप में खिलौना, वो मिला है बनवाली से, और निशान मिले हैं हल के कालीबंगा से। जो के अवशेष मिले बनवाली से। तिल व सरसों के ढेर भी मिले हैं, और तांबे के बाणागर भी मिले हैं। तांबे के बाण हैं वो भी कहाँ से मिले? बनवाली से। शैलखड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें मिली है जिन पर सिंधु लिपि है। शैलखड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें बनवाली से मिली है। मातृ देवी की लघु मण मूर्तियाँ भी मिली है, और मिट्टी के बर्तन भी बनवाली से मिली है। अब है सूरकोटड़ा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सूरकोटड़ा की खोज सर्वप्रथम 1960 में जगपति जोशी ने की। यहाँ से प्राचीर युक्त बस्ती मिली है, यानी दीवार युक्त बस्ती मिली है। तो सूरकोटड़ा कहाँ है? कच्छ गुजरात में। सूरकोटड़ा कच्छ गुजरात में खोज 1960 में किसने की? जगपति जोशी ने की। सूरकोटड़ा की खोज 1960 में जगपति जोशी ने की। सूरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है, यानी अंतिम जब पतन हो रहा था उसको दर्शाता है सूरकोटड़ा। शैलखड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें जिन पर सिंधु लिपि है। सूरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। सूरकोटड़ा के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली है। तो घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली? सूरकोटड़ा से मिली। यह महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि घोड़े की अस्थियां अन्य किसी हड़प्पाकालीन स्थल से नहीं मिली है। तो घोड़े की अस्थियां सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिली? सूरकोटड़ा से मिली। याद रखना। सूरकोटड़ा के प्रमुख अवशेष क्या है? घोड़े की हड्डियां मिली, विशेष प्रकार के कब्रगाह मिले हैं, 4 कलश समाधानों के साक्ष्य मिले हैं, और तराजू का पलड़ा भी मिला है। तोलने वाला पलड़ा मिला है सूरकोटड़ा से। अब है रंगपुर। रंगपुर है वो अहमदाबाद जिले में स्थित है, गुजरात में। इसकी खोज 1931 में MS वत्स और 1953 में SR राव ने की थी। तो रंगपुर है वो कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज 1931 में तो की MS वत्स ने, और 1953 में की SR राव ने की। ये राव है यहाँ। रंगपुर से न तो कोई मुद्रा और न कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। जैसे कोई मातृ देवी की मूर्ति कहाँ नहीं मिली? कालीबंगा में नहीं मिली। वैसे ही रंगपुर में न तो कोई मुद्रा मिली और न कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। रंगपुर और प्रभास पतन सिंधु सभ्यता के और पुत्र है। सिंधु सभ्यता के हैं कि और पुत्र हैं। अतः रंगपुर में सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। रंगपुर और प्रभास पतन दो क्या है? सिंधु सभ्यता के और पुत्र हैं, और पुत्र माने जाते हैं। रंगपुर में सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है। अब है रोसदी। ये रोसदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। हाथी के अवशेष कहाँ से मिले? रोसदी से मिले हैं। मालवण, यह काठियावाड़ के सूरत जिले में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है। तो काठियावाड़ सूरत में कहाँ? काठियावाड़ सूरत में क्या है? मालवण। मालवण कहाँ है? काठियावाड़ सूरत गुजरात में। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर। संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। मालवण भी क्या था? लोथल की तरह बंदरगाह था। मालवण का पता आलचिन और जोशी ने 1967 में लगाया था। तो मालवण का पता किसने लगाया? आलचिन और जोशी 1967 में। 1970 में सीमित उत्खनन कराया गया छोटे स्तर पर। मालवण से लाल, चमकीले लाल, काले, लाल इत्यादि प्रकार के मर्द भांड, मिट्टी के भांड मिले हैं। किस प्रकार के? लाल, चमकीले लाल, काले। जो इस बात का द्योतक है कि मालवण मध्य भारतीय, दक्षिणी और सौराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का संगम स्थल था। मालवण क्या था?
मध्य भारत यानी जिसे दक्कन कहते हैं, महाराष्ट्र कहते हैं, वहाँ से सौराष्ट्र यानी गुजरात के बीच का क्या था, संगम स्थल था ताम्रपाषाण का। यहाँ से तांबे कांस्य के उपकरण मिले हैं। तांबे और कांस्य के उपकरण कहाँ से मिले, मालवण से मिले। और सांड की मर्ण मूर्तियाँ भी मिली है। कार्निलियन के मनके मिले हैं, जो बहुत कीमती होता था। कार्निलियन के मनके भी मालवण से मिले हैं। जंगली व पालतू पशुओं की हड्डियाँ भी मिली है। अब है कोट दीजी। अब कोट दीजी सिंध प्रांत के खेरपुर में स्थित है। खेरपुर सिंध कोट दीजी, इसकी खोज है वो धुरिये ने 1935 में की और 1955 में फजल अहमद ने इसकी खुदाई कराई थी। खोज तो की थी धुरिये ने 1935 में कोट दीजी की और इसकी खुदाई कराई 1955 में फजल अहमद ने। कोट दीजी व अमरी सिंध के दो प्राक हड़प्पा स्थल है। कोट दीजी और अमरी दोनों सिंधु सभ्यता के दो प्राक हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी और अमरी। संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत व हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ। कोट दीजी से प्राप्त मुख्य अवशेष क्या है, बनागर है, कांसे की चूड़ियाँ और हथियार है। कोट दीजी से पत्थर के बनागर और किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है राखी गड्डी, हरियाणा के जींद जिले में है। राखी गड्डी कहाँ है, हरियाणा के जींद जिले में। यहाँ रफीक मुगल ने खोज की और राखी गड्डी प्राक हड़प्पा स्थल है। रफीक मुगल हड़प्पा स्थल, राखी गड्डी की खोज किसने की, रफीक मुगल। रफीका नहीं है यहाँ, रफीक। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है। राखी गड्डी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक था। यह भारत में धोलावीरा के बाद भारत में दूसरा बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। यानी भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, धोलावीरा। और धोलावीरा के बाद सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, राखी गड्डी। मित्ताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजबान ने उत्खनन कराया था। तो मित्ताथल की खोज उत्खनन किसने करवाया, सूरजबान ने। कब, 1967 में। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, मित्ताथल से मिली है। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित कुनाल नामक स्थान से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कुनाल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुनाल से प्राप्त हुए हैं। कुनाल से क्या प्राप्त हुए हैं, हरियाणा के हिसार जिले में है कुनाल, वहाँ 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। अब है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ तहसील में स्थित है। कच्छ गुजरात में धोलावीरा, बचाऊ तहसील में धोलावीरा। तो कच्छ गुजरात धोलावीरा। इसकी खोज है 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की। तो धोलावीरा की खोज 67-68 में जगपति जोशी ने की, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन है रविंदर सिंह बिष्ट ने 90-91 में किया। यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। यह मानसरोवर मानहर नदियों के बीच स्थित है। याद रखना, 7 सांस्कृतिक चरण धोलावीरा में है। रविंदर सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया और मानसर और मानहर नदियों के बीच स्थित है। धोलावीरा 2 नदियों के बीच स्थित है, मानसर और मानहर। तो धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। जगपति जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट ने इनका खोज और उत्खनन करवाया। धोलावीरा राखी गड्डी भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर है। सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा और राखी गड्डी। भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बाहुलपुर में गनेड़ीवाल सभी पाकिस्तान में हैं के बाद धोलावीरा चौथा बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। याद रखना कि भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ीवाल ये तीनों पाकिस्तान में हैं। इनके बाद चौथा बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है तो वह है धोलावीरा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, ये है गनेड़ीवाल और ये कहाँ पर पड़ता है, बहावलपुर पाकिस्तान में। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है गनेड़ीवाल और इसके बाद है हड़प्पा और फिर है मोहनजोदड़ो और उसके बाद आता है नंबर धोलावीरा का।
जहाँ अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों किला और निचले नगर में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये भी एक अलग बात है कि हड़प्पा काल या सिंधु घाटी के सभी स्थल हैं वो 2 भागों में थे, एक तो किला, एक निचला नगर। जबकि धोलावीरा ऐसा है कि वो 3 भागों में विभाजित था। याद रह जाएगा, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। इसमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे, यानी 2 भाग तो ऊपर है, पूरी तरह रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। शासक वर्ग व अधिकारी वर्ग और मध्यमा में निवास करते थे। शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग जो मध्य स्थल था, मध्य नगर था, उसमें निवास करते थे शासक और अधिकारी। धोलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के शेष सभी नगरों में पश्चिमी भाग में दुर्ग, प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। यानी पश्चिमी भाग में दुर्ग में क्या किया जाता था, या तो प्रशासनिक काम होते थे या फिर धार्मिक क्रियाकलाप होते थे। जबकि धोलावीरा में क्या होता था, धोलावीरा में मध्य भाग में ये काम होते थे। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम और सूचना पट या साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। तो धोलावीरा से क्या मिला, खेल का स्टेडियम कहाँ से मिला, धोलावीरा से। सूचना पट या साइन बोर्ड कहाँ से मिला, धोलावीरा से। धोलावीरा से बांध निर्माण यानी जल संग्रहण व नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में और कहीं से हमें जल के संग्रहण की कोई जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ धोलावीरा से जल संग्रहण की जानकारी मिलती है, जहाँ पर बांध निर्माण है और नहर प्रणाली के साक्ष्य भी है। तो धोलावीरा से याद रखना, जल संग्रहण, नहर प्रणाली, बांध निर्माण कहाँ से मिलता है, धोलावीरा से मिलता है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। इसके आगे का नेक्स्ट जो पार्ट है हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दें। किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो, जैसे मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कम समझा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू दोस्तों।